नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे ट्रंप और ज़ेलेंस्की की। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बीते हफ्ते ओवल ऑफिस में हुई तीखी बहस पूरी दुनिया ने देखी। इस बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बहस के बाद अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने यूक्रेन की सैन्य सहायता रोक दी है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन की सहायता रोक रहा है और इसकी समीक्षा कर रहा है। यह रोक तब तक रहेगी जब तक ट्रंप यह तय नहीं कर लेते कि यूक्रेन के नेता शांति के प्रति सद्भावनापूर्ण प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं या नहीं। यह सहायता की स्थायी समाप्ति नहीं है, यह एक ठहराव है। आदेश के तहत सभी अमेरिकी सैन्य उपकरण जो यूक्रेन में नहीं हैं, उन्हें रोक दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को सहायता विराम लागू करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप रूस के साथ चल रहे युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की भी इसमें उनका साथ दे, लेकिन ज़ेलेंस्की ने युद्ध समाप्त करने के लिए सुरक्षा की गारंटी मांगी। इसके पहले जब ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ युद्ध समाप्ति का समझौता करने का समय अभी नहीं है, तो ट्रंप ने इसे यूक्रेनी नेता का सबसे खराब बयान बताया था। ट्रंप ने कहा था कि ज़ेलेंस्की के इस बयान को अमेरिका अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखना है कि ट्रंप के इस रुख से रूस और यूक्रेन का युद्ध किस मोड़ पर पहुंचता है। तो ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच जो तीखी बहस हुई थी उसे पूरी दुनिया ने देखी और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। और उसके बाद ही, यह पूरी वार्ता के बाद, अमेरिका का यह बड़ा कदम उठाया गया है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए जो भी सैन्य सहायता है उसे रोक दी है। और साफ तौर पर क्या यही इशारा है कि ज़ेलेंस्की का दाना पानी ट्रंप बंद कर देंगे? और ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जमकर खरी खोटी सुनाई, यह वाद विवाद हुआ और उसके बाद अगला कदम अमेरिका का ऐसा, क्या यह इशारा कर रहा है कि यूक्रेन के लिए आने का समय मुश्किलों भरा हो सकता है? इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं, आप सामरिक मामलों के जानकार हैं। इसी के साथ हमारे साथ ग्रुप कैप्टन BN झा साहब भी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत श्रीवास्तव साहब आप ही के साथ। देखिए, कहाँ तो वह पल था जब नेटो के समर्थन, अमेरिका के समर्थन के साथ यूक्रेन वह देश बना था जो रूस को आंखें दिखा ही नहीं रहा था, बल्कि उसके साथ सीधे युद्ध में भी समाया हुआ था। अभी भी वही हालत है। और क्या अब लोग सोच रहे हैं यह वही यूक्रेन है जो खुद ही मझधार में फंसता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि इसके आगे की पिक्चर कैसे रहने वाली है श्रीवास्तव साहब, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका यदि अपने हाथ खींच लेता है, जो वो खींच भी रहा है, और ऑलमोस्ट ये घोषणा हो गई, और उसके बाद के क्या समीकरण बनते हैं ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन इसके बाद आखिर यूक्रेन का क्या होगा? क्या रूस के पक्ष में अमेरिका आ गया है? और ऐसे में तो यदि कोई विक्टिमाइज सबसे ज्यादा हो जाएगा तो वह यूक्रेन ही होगा। आखिर ये पूरी की पूरी मिस्ट्री है क्या श्रीवास्तव साहब? देखिए कुणाल जी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये जो विचार है कि ये युद्ध समाप्त होना चाहिए, ये बड़ा अच्छा विचार है, एक शुभ विचार है और ये युद्ध समाप्त होना ही चाहिए। इस युद्ध में पिछले 3 वर्षों में कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। ये युद्ध जाहिर है कि महाशक्तियों के बीच में इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा था। एक तरफ जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो थे, वहीं दूसरी तरफ रशिया था। यूक्रेन की जो टेरिटरी का जो इस्तेमाल है वो एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा था। यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके बंदूकें चलाई जा रही थी और ये जो महाशक्तियां हैं वो यूरोपियन थिएटर में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता कर रही थी। लेकिन इन महाशक्तियों को अब इस बात का एहसास है, और मैं जब यहाँ पर अभी जब मैं महाशक्तियों की बात कर रहा हूँ तो उसमें अमेरिका और रशिया की ही बात कर रहा हूँ। यूरोप ने अपना अभी एक अलग रुख रखा हुआ है, हालांकि यूरोप को भी इससे बहुत हानि हुई है, लेकिन अब महाशक्तियों को ये लग रहा है, अमेरिका और रशिया को,
कि इस युद्ध को लड़ने का कोई फायदा नहीं है और इससे इसका कोई आउटकम निकलना नहीं है। और जाहिर है कि अब महाशक्तियां नहीं लड़ना चाहती। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब वो सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने लगातार अपने कैंपेन खेल के दौरान ये कहा था कि यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं तो इस युद्ध को वो समाप्त कराएंगे। वो अमेरिका के टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो अब नहीं चाहते कि यूक्रेन के पास जाए। और उसके साथ साथ उनका ये भी अप्रोच है कि जो इस युद्ध में जो ब्लड स्टेज हो रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से पैदा हुई है, लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं, आम लोग मारे गए हैं, सैनिकों ने अपनी शहादतें दी हैं, चाहे वो रशिया के सैनिक हों, चाहे वो यूक्रेन के सैनिक हों, तो ये सब कुछ रुकना चाहिए। तो ये एक अच्छा विचार है, एक शुभ विचार है। और मैं ये भी इसमें ऐड करूंगा कि रशिया यूक्रेन के बीच के युद्ध से पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी बहुत नकारात्मक तरीके से प्रभावित हुआ है, चाहे एनर्जी सप्लाई चेन्स हो, फूड सप्लाई चेन्स हो, फर्टिलाइजर सप्लाई चेन्स हो, सभी उससे सीवियरली नेगेटिवली इम्पैक्टेड हुए। तो ऐसे में अगर ये युद्ध रुकता है तो सभी के लिए राहत की बात होगी, यूरोप के लिए भी राहत की बात होगी, क्योंकि यूरोप रशिया के ऊपर अपने एनर्जी को लेकर के, एनर्जी सप्लाईज को लेकर के बहुत हैवीली डिपेंडेंट था और यूरोप को अब नए नए रास्ते तलाशने पड़े हैं। तो ऐसे में अगर फिर से नॉर्मलाइजेशन होता है और एक सप्लाई चेन्स का रेस्टोरेशन होता है तो ऐसे में यूरोप को भी फायदा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब महाशक्तियां चूंकि युद्ध लड़ना नहीं चाहती, इसलिए युद्ध आगे बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। लेकिन प्रश्न ये है कि इस युद्ध का समापन कैसे हो, ये जो युद्ध है इसको समाप्त करने का तरीका क्या हो। तो इसमें लेकर के अभी मतभेद हैं और जाहिर है कि यूक्रेन की अपनी चिंताएं हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बारे में मैं ये अवश्य कहूंगा कि उनके अंदर अभी भी रशिया को लेकर के और विशेष रूप से राष्ट्रपति पुतिन को लेकर के जो कटुता है, जो एक नफरत की भावना है, वो स्पष्ट रूप से दिखी। और जिसको कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा भी कि आपके अंदर अभी भी जब इतना हेट है और आपके अप्रोच में अगर कोई अभी भी परिवर्तन नहीं आया है तो फिर कैसे ये डील आगे बढ़ेगी। अगर आपको कोई डील करनी है तो आपको एक सीज फायर के लिए तैयार होना होगा। अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सबसे पहले आप एक सीज फायर कीजिए, नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं और उसके बाद एक पीस डील के लिए काम करते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन जेलेंस्की अभी अपनी चिंताओं को लेकर के काफी उससे वो आशंकित हैं और ऐसे में वो जाहिर है कि सीज फायर के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। वो पहले कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गारंटीज हमें दीजिए। और तो ये जो राष्ट्रपति जेलेंस्की का जो अप्रोच है वो अभी भी एक एक्सट्रीम अप्रोच है और उसमें जब तक वो बदलाव नहीं लाएंगे तब तक ये जो पूरी बातचीत की जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ेगी। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के अप्रोच में बदलाव लाने के लिए, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए अब ये हथियारों की जो सप्लाई है वो रोक दी है और कहा है कि जब तक आप अपने अप्रोच में बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक कि अपने आप चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम आपको ये मदद नहीं देंगे। तो उन्होंने जो भी सप्लाईज वगैरह जा रही थी, इवन की जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह जा रहे थे, सब कुछ रोक दिया है अभी फिलहाल। लेकिन ये जो रोक है ये ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट कोई रोक है, ये पॉज है, एक ठहराव है और ये राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऊपर दबाव बनाने की टैक्टिक्स के तहत ट्रंप प्रशासन ऐसा कर रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब समय आ चुका है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपने रुख में बदलाव लाना होगा और एक सीज फायर के लिए तैयार होना होगा। उसके बाद बातचीत होगी और बातचीत की जो प्रक्रिया में एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। देखिए, मैं कुणाल जी एक बात और कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति जेलेंस्की की जो चिंताएं हैं अपनी जगह बिल्कुल वाजिब है। राष्ट्रपति जेलेंस्की तो उनके भाई यूक्रेन के वो नेता तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई कमेडियन कह दे, कोई कुछ भी कह दे, लेकिन वो अभी भी यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। उनको अपनी जनता को मुंह दिखाना है और यूक्रेन के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ हुआ था। क्योंकि सिर्फ ये राष्ट्रपति जेलेंस्की की बात नहीं है, ये पूरे यूक्रेन की जनता की बात है। और यदि यूक्रेन के साथ कोई ऐसा बर्ताव होता है कि यूक्रेन का सब कुछ लुट जाता है, यूक्रेन की जनता के अंदर इस तरह की भावना आती है कि उसके साथ पूरी तरीके से शोषण हुआ है और उसको लोगों ने अकेला छोड़ दिया है, राष्ट्रों ने अकेला छोड़ दिया है, तो यूक्रेन के अंदर एक्सट्रीमिस्ट जो फोर्सेस हैं और जो अतिवादी हिटलर जैसी जो विचारधारा है वो जन्म ले सकती है, जो कि यूरोप को संकट में डाल सकती है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कुणाल जी कि जो भी फार्मूला निकले वो एक ऐसा निकले कि इसमें यूक्रेन को लॉस ऑफ फेस ना हो, यूक्रेन की जनता को लॉस ऑफ फेस ना हो। बिल्कुल। यूरोप की भी चिंताएं अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि यूरोप के नेता इस बात को लेकर के आशंकित है कि यदि रशिया को इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने यूक्रेन में विक्ट्री हासिल कर ली है तो कल को वो जॉर्जिया, मोल्डोवा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यूरोप को भी कोई लॉस ऑफ फेस नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, मैं समझ गया, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ठीक है। और देखिए, आप आते हैं सर आपके पास, झा साहब, अब देखिए ये जो युद्ध का मोटिव है
और इसको इस तरह से ख़त्म करने की जो बात निकल कर सामने आ रही है, एटलीस्ट जिस तरह से जिस राह पर सब निकल पड़े हैं, क्या ये मोटिव इतना सरल है या ये कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि अब इस तरह से जेलेंस्की जो हैं, यूक्रेन युद्ध में कैसे गया, क्या यूक्रेन अपनी काबिलियत से ही युद्ध में चला जाता यदि उसे किसी का सपोर्ट नहीं रहता? ये जग जाहिर है। ऐसे में अब क्या जो मोटिव था, जो पर्पस था, वो मीट नहीं हो पा रहा है और इसलिए अब यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप इस मान लें, क्योंकि गए तो थे जेलेंस्की साहब, थोड़ी इस पटकथा पे भी आते हैं, बातचीत करने, खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने, लेकिन इसका हासिल क्या हुआ? इसका हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ। पोशाक के ऊपर से बात चली और उसके बाद जो कुछ हुआ वह पूरी दुनिया ने देखा। क्या वह विजुअल्स भी आ जाना इतना आसान है या एक अजीब कॉम्प्लिकेटेड इशू है जितना कॉम्प्लिकेटेड ये युद्ध है? आपकी क्या राय है झा साहब? कुणाल जी, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो लगता था कि शायद ये युद्ध बिल्कुल बिल्कुल साफ क्लियर है, इन द सेंस कि या तो यूक्रेन हार जाएगा या फिर नेटो अपना वर्चस्व वहां पे स्थापित करेगा। मेरे ख्याल से जेलेंस्की ने एक बहुत बड़ी गलती की थी युद्ध शुरू करने से पहले। उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया था कि ये जो युद्ध लड़ा जाएगा इसके लिए जो सारे मिलिट्री साजो सामान है, जो नेटो के देशों ने कहा था कि हम आपको देंगे, हम आपको देंगे क्या? लोन के हिसाब से देंगे, कर्जे पे देंगे, या फिर ऐसे ही एड में फ्री में आपको देंगे? ये उन्होंने शायद क्लैरिफाई नहीं किया था। और नेटो को भी शायद ऐसा लगा था कि रूस ये ज्यादा युद्ध जो है इसको ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर में इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं कि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर मैं आपको आज से 3 साल पहले लेके चलूं तो युद्ध के 10वें दिन जो ब्रिटेन के जो चीफ थे आर्म फोर्सेस आर्मी के, उन्होंने कहा था कि अब ये युद्ध जो है वो 10 दिन से और ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि रूस के सारे जो एम्युनिशंस हैं वो खत्म हो गए हैं। और देखिए आज के दिन में हम 3 साल के बाद में भी वहीं पे हैं। आज के दिन में कोई ये प्रेडिक्शन करने के लिए तैयार नहीं है कि रशिया कब तक लड़ सकता है और क्या रशिया को एक्चुअली आर्थिक हानि हुई है। बहुत मुश्किल है ये कहना। तो 3-4 चीजें बड़ी क्लियरली समझ में आ रही है। एक तो ये युद्ध यूक्रेन जीतने नहीं जा रहा है, बिल्कुल सीधा, क्योंकि अभी तक अमेरिका के ऑफिशियली $350 बिलियन के युद्ध सामग्री यहाँ पे आ चुके हैं यूक्रेन में। अनऑफिशियली $650 बिलियन के उसके युद्ध सामग्री आ चुके हैं। नेटो के बाकी जो मेंबर है यूरोपियन, उनके लगभग $100 बिलियन के युद्ध सामग्री आ चुके हैं। तो $750 बिलियन हुआ। और यूक्रेन के अपने युद्ध सामग्री जो थे सब मिला के लगभग $1 ट्रिलियन के युद्ध सामग्री जो है वो आज तक बर्बाद हो गए हैं नेटो फोर्सेस के। मतलब अगर आप $1 ट्रिलियन के युद्ध सामग्री को बर्बाद कर चुके हैं तो आने वाले दिनों में अब यूरोप ने कहा, जब अमेरिका ने जब कह दिया था कि हम आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, जेलेंस्की को बिल्कुल ठीक उनके चेहरे पे कह जाता कि आपको युद्ध लड़ना है लड़िए, मैं आपके साथ नहीं हूँ। तब यूरोपियन जो नेशंस हैं उन्होंने $3.5 बिलियन के लिए उन्होंने कमिट किया है कि हम आपको देंगे। तो जहाँ पे $1 ट्रिलियन से वो रशिया को फेस करने में असमर्थ हैं, वहाँ पे $3.5 बिलियन से क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए अभी जो परसों के दिन में जो एक मीटिंग खत्म हुई थी, परसों या कल ही वो मीटिंग खत्म हुई थी जो कि ब्रिटेन में हुआ था, उन्होंने वहाँ पे स्टारमर ने 4 समाधान रखे। पहला समाधान उन्होंने था कि हम आपको मिलिट्री का सामान देते रहेंगे। कहाँ देते रहेंगे? क्योंकि आप लोन पे देते रहेंगे तो यूक्रेन और कितना लोन लेगा? अभी तो फिलहाल तो अमेरिका ही कह रहा है कि मैं आपको जितना दे चुका हूँ उसका आप मुझे खनिज जो का है उसको आप मेरे नाम से अमेरिका के नाम से लीज कीजिए। अभी यूरोप नहीं कहा है, लेकिन कल के दिन में यूरोप भी कहेगा कि वो कहते हैं ना कि योर पॉन्ड ऑफ फ्लैश, वो यूरोप भी मांगेगा उससे कि आप अपना खनिज जो है यूरोपियन देशों को दीजिए। और कितना सामान गया है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो कहेगा कि हाँ आप $300 बिलियन के लिए आप हमसे भी साइन कीजिए। तो आज के दिन में जो उन्होंने डिसाइड किया था, कल जो उन्होंने
डिसाइड किया कि मिलिट्री एड आपको हम देते रहेंगे लोन के हिसाब से। दूसरा उन्होंने कहा था कि एक लास्टिंग पीस जो है वो हम वर्कआउट करेंगे, जिसमें कि यूक्रेन की भी जो प्रभुत्व जो है वो रहेगा, सॉवरेनिटी आपकी इंटैक्ट रहेगी और कहीं ना कहीं आपको एक सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी। देखिए, जब जेलेंस्की गए थे वो डील साइन करने के लिए कि हम अपना रेयर मिनरल जो है आपके नाम लिखते हैं कि आपका जितना अभी तक खर्चा हुआ है उसमें से आपका मिल जाएगा, लेकिन उसमें ये जो आगे का जो सिक्योरिटी गारंटी जो आप वो मांग रहे थे, ये सिक्योरिटी गारंटी कोई कैसे दे सकता है? कल को मान लीजिए यूक्रेन के कोई और नए प्रेसिडेंट आएंगे, उन्होंने अमेरिका रूस के ऊपर में चढ़ाई कर दी, कर्ज के आगे या कहीं और चढ़ाई कर दी, तो क्या रूस पलटवार नहीं करेगा? करेक्ट, बिल्कुल करेगा, जरूर करेगा। तो ये गारंटी जो मांग रहे हैं, ये गारंटी अधिक से अधिक कंडीशनल हो सकता है कि जब तक आप कोई ऐसा चीज नहीं करते हैं जिसके लिए कि रूस को पलटवार करना पड़ेगा, हम आपको गारंटी देते हैं। ये हो सकता है, लेकिन एक ब्लाइंड सिक्योरिटी गारंटी कोई देश नहीं दे सकता है। बिल्कुल। और कम से कम जब आप ये रेयर मिनरल के लिए डील साइन करने गए हैं अमेरिका से कि आपका इतना खर्चा हुआ है, हम आपको वापस देते हैं, उस पर सिक्योरिटी गारंटी की तो बात ही नहीं उठती है। हाँ, सीज फायर के साथ में सिक्योरिटी गारंटी की बात उठ सकती है, उसको किसी न किसी तरह से एक इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन वो तब जबकि आप सीज फायर साइन करने जा रहे हैं। जेलेंस्की ने तो सीधा कह दिया था कि सीज फायर साइन करने का, और वही झा साहब नहीं, और उसीलिए मैं फिर आऊंगा आपके पास, एंड दैट कंपेल्स मी टू थिंक श्रीवास्तव साहब कि आखिर इस युद्ध का हासिल क्या हुआ, क्यों हुआ युद्ध, कहाँ आ गया, कैसे फंसा, रुका, आखिर इससे निकला क्या? क्या किसी की जो मोटिव थी वो सर्व नहीं हो पाई? मैं उसी बात को एक्सटेंड कर रहा हूं। अगर कोई अंत में देखेगा कि इस युद्ध के बाद क्या कुछ मिला, कौन जीता कौन हारा, तो उसे उत्तर में क्या मिलेगा श्रीवास्तव साहब? देखिए, इसमें कोई हार जीत का इसका आउटकम निकलना नहीं था, ये डे वन से स्पष्ट था। और ये युद्ध वास्तविक प्रकृति जो इस युद्ध की है, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया कि ये जो वास्तविक प्रकृति इस युद्ध की है कि ये महाशक्तियों के बीच में इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा युद्ध है। और महाशक्तियां पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकाल के दौरान तक ये लड़ना चाह रही थी, बातचीत नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब महाशक्तियां बातचीत करना चाह रही हैं। अमेरिका और रशिया बातचीत करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि यूरोप भी ऑन बोर्ड होगा आने वाले समय में, क्योंकि महाशक्तियों ने ये देखा है कि 3 वर्षों में इस युद्ध का कोई हासिल नहीं हुआ है। और चूंकि ये जो युद्ध है वो रशिया यूक्रेन के बीच का नहीं था, यदि यूक्रेन को अकेले लड़ना होता तो यूक्रेन हफ्ते भर से ज्यादा नहीं लड़ सकता था युद्ध, मेरे विचार से। और लेकिन ये अगर 3 वर्षों तक चला है तो उसके पीछे अमेरिका और नेटो के द्वारा जो यूक्रेन के को सैनिक और आर्थिक मदद दी जा रही थी, उसकी वजह से यूक्रेन ये युद्ध लड़ पाया है। लेकिन यहाँ पे मैं अवश्य ये कहूंगा कि आपने जो सवाल किया है, देखिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बहुत ही भारी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर की है और इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी जो जीत कि वो नेटो में जाना चाहते हैं और ये जानने के बावजूद भी कि रशिया उसको एक्सेप्ट नहीं करने जा रहा है और रशिया उसके ऊपर कोई एग्रेशन कर सकता है, उसके बावजूद भी उन्होंने ये जीत बनाए रखी कि वो नेटो में जाना ही चाहते हैं। और इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने सारे जो डिसीजन मेकिंग जो है वो अमेरिका और नेटो को सौंप दी। तो ये इसका लेसन ये है कुणाल जी, आने वाले समय में जो छोटे राष्ट्र हैं, जो भी किसी तरीके से कहीं से अपनी सुरक्षा को लेकर के आशंकित हैं, ताइवान जैसे राष्ट्र या जो साउथ चाइना सी की स्थितियां हैं, जो साउथ चाइना सी के राष्ट्र हैं, कि सभी को अपनी रक्षा की जो तैयारियां, अपने युद्ध को लड़ने की तैयारियां स्वयं से करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल और सही बात। अलायंसेस, बड़ी महाशक्तियों के ऊपर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होकर के अपने आप को एश्योर नहीं कर सकते कि वो महाशक्ति आपको जो है बचाएगी। करेक्ट आपने कहा। और ये जो लेसन है, ये सबसे बड़ा लेसन है। जेलेंस्की ने बहुत भारी गलती की है। जेलेंस्की की ये जो जिद है कि नेटो में उसको जाना ही है, जबकि उसको पता था, राष्ट्रपति जेलेंस्की को पता था कि अकेले युद्ध। और सर यही तो बात है कि गलती उसने की और भुगत पूरा देश रहा है और एक तरह से पूरी विश्व उसकी चर्चा कर रही है। समय कम है, झा साहब एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी लूंगा मैं। ये जो यूरोपियन यूनियन और अब यूरोप का, पूरे यूरोप एज अ समूह जो पहले उसे नेटो में शामिल करने के लिए बाहें फैलाए खड़ा था, अब आगे वाली परिस्थिति क्या होगा और यूरोप का क्या रुख होगा? अमेरिका ने तो साफ नो 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 कर दिया है। देखिए, एक छोटा सा एस्पेक्ट जो हम लोग भूल गए हैं कि अभी तक हासिल क्या हुआ।
हाँ। इसमें थोड़ा सा मैं कमेंट करना चाहूंगा। हासिल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान देखिए कितना हुआ है। बिल्कुल हुआ आज के दिन में यूक्रेन का लगभग 22% भूभाग रशिया को चला गया। यूक्रेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लगभग 40% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो चुका है। वहाँ पे जो हैबिटाट है उसके मुख्य शहर के जो लिविंग अपार्टमेंट्स हैं सिविलियन पॉपुलेशन के, वो बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। वहाँ की जो औरतें और बच्चे हैं जिनको बाहर के यूरोपियन देशों में जाना पड़ा, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा यूरोपियन देश में है, वहाँ उनका शोषण हो रहा है। और आज के दिन में यूक्रेन का भविष्य देखिए इसी तरह है कि वो अपने रिसोर्सेस को लीज पे दे रहा अमेरिका को, आज के दिन में कल को यूरोप को भी देना पड़ेगा। मतलब यूक्रेन बिल्कुल तबाह हो चुका है। हाँ। अब आने वाले दिनों में देखिए क्या होगा। आने वाले दिनों में युद्ध को तो बंद होना ही पड़ेगा। अगर जेलेंस्की को अभी भी थोड़ी सी भी अगर उनको अपील हो तो वो युद्ध को अपने टर्म्स पे जहां तक हो सके इसको सीज फायर डील करके, उसके बाद बाकी यूरोप और नेटो उसके साथ में है कुछ काफी हद तक, तो वो रशिया के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि आपका वो भूभाग जो आपका नहीं है, जिसमें आपका कोई वर्चस्व पहले था ही नहीं, आप सिर्फ डॉनबास को लेके चले थे कि डॉनबास आप मुझे दीजिए क्योंकि वहां पे रशियन स्पीकिंग पीपल है जो हमारे लोग हैं। मतलब कि अभी तो आप नेगोशिएट कर भी पाइएगा, बाद में शायद वह भी गुंजाइश आपके पास नहीं बचे। नहीं, बिल्कुल समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए जिस तरह से युद्ध कैसे अनफोल्ड कर रहा है अपने आप को, वह अपने आप में पूरी दुनिया की नज़रें उस पर टिकी हुई है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि ज़ेलेंस्की का मूव क्या होगा, क्योंकि उन्हीं के मूव पर सब कुछ निर्भर करता है। सही रास्ते पर बढ़ेंगे या फिर वह रास्ता भटक जाएंगे, और भटकने का अंजाम और परिणाम तो पूरी दुनिया आज के तारीख में देख ही रही है। मुद्दा में मेरे साथ आज बस इतना ही। नमस्कार।